हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बारे में। और इसके पहले की 13 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जा करके ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डेली ही डिस्कशन करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। ओके, और आप सभी की डिमांड पे ओल्ड करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है उसके लिए ऐप पे एक सीरीज स्टार्ट की गई है। ये आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कैसे करंट अफेयर्स हैं, तो दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक की जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हो अपना टेस्ट दे करके। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना नंबर पता चल जाएगा, रैंकिंग पता चल जाएगी, और आपने कितने टाइम में इसको किया ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप नहीं इंस्टॉल किया है जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत ही कुछ दिया जा रहा है, वीडियो की क्विज, पीडीएफ और साथ ही साथ ऑडियो सेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स है सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, तो जिसने इसको अभी तक नहीं परचेज़ किया है जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल रही है, और साथ ही साथ इसका बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा पता करें। ठीक है, तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि हमने मान लिया एक x होगी और एक y होगी, और उन दोनों का आपको एडिशन दिया है 30 के बराबर, और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितने के बराबर दिया है, तो डिफरेंस दिया है 6 के बराबर। बस हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है और इसको इक्वेशन सेकेंड मानना है, और इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू आ जाएगी 36 के बराबर, यानी कि 30 + 6 कितना हो जाएगा, 36। तो 2x की वैल्यू आ गई 36 के बराबर, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो x की वैल्यू आ गई 18 के बराबर। अब आपको यहाँ से y की भी वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और y की वैल्यू निकल आएगी। तो देख लेते हैं हम लोग, x - y = क्या था, 6 था। यहाँ पे x की वैल्यू 18 रख दी, माइनस y विच इज़ इक्वल्स टू 6 के। 6 को इधर ले जाइए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 के बराबर। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 18, y की वैल्यू आ गई 12, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि x × y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो 18 × 12 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या है। 2001 में चीनी का उत्पाद 1584 मिलियन किलो था, जो कि 1991 से 20% अधिक था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। 2001 में चीनी का जो उत्पादन हुआ है वो 1991 से 20% ज़्यादा है, बस आपको उसका आंसर निकाल लेना है। तो आपको बेस मानना है 100 का, 20% अधिक था यानी कि हो गया 120%। इसी 120% की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1584 के बराबर। ठीक है, 1584 कितने में होगा, 2001 में हुआ, जो कि 1991 से 20% अधिक था। तो 120% की वैल्यू आपको दी गई है 1584, और आपको निकालना है 1991 में, यानी कि 100 पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1584 बटे में 120 और गुणे में हो जाएगा 100। 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद 6 से इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 3 गया, 6 छंग 36, फिर 2 कैरी गया और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 264 × 5 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 264 इंटू में 5। 264 × 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1320, यानी कि 1320 मिलियन किलो जो है वो चीनी का उत्पादन 1991 में था। तो आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, तो 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर यही सेम क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में 4 बार पूछे गए हैं। 2016 में भी 2 बार आया है, फिर से 2017 में रिपीट करके 2 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगा के जाना है,
आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चन लगा के जाने हैं जो इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, यानी कि 18 गुणे 7 कर देना है, और बराबर कर दीजिए 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे, तो 15 गुणे में कितने दिनों में बनाएंगे, मान लिया D2 दिन में बनाएंगे, ठीक है। तो इस 15 को इधर ले आइए, तो 18 गुणे में 7 बटे में 15 बराबर हो जाएगा D2 के। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका D2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 8.4 दिन में, ठीक है। तो कितनी दिनों में बना लेंगे, 8.4 दिन में, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5% और 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया। एक दवाई है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 1.5% है, दूसरी दवाई है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स किया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इतना बनाते ही आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो 1.5 और 3.5 में डिफरेंस कितने का होगा, तो ये होगा 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 का अंतर है। 2.5 और 3.5 में अंतर कितने का है, तो ये है 1 का अंतर, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, इसको इधर रखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए और इसको इधर रखिए। बस आपका अनुपात आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1:2, ठीक है। 1:2 जो है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया, इसको पढ़िए, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। नीचे कंपनी जेड की गई वर्षों की व्यय लाख रुपए में सूची दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हो गए वर्ष, किस किस वर्ष में कितना खर्च हुआ, वेतन क्या था, ईंधन और परिवहन में कितना खर्च हुआ, बोनस में कितना गया, ऋण पर कितना ब्याज है और कर पर कितना गया, ये सब आपको दिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। में पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है, तो बोनस का। तो आपको क्या करना होगा, चार्ट में जो बोनस वाला दिया है उस सबको ऐड करिए, और उसके बाद जितने भी नंबर्स ऐड करें, यानी कि जितने ईयर्स को ऐड कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 ईयर्स दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में बोनस का क्या है। तो बोनस का ये रहा, इन्हीं सबको आपको ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो 15 + 16.5 + 17.3 + 17.9 + 18.5 को ऐड करेंगे और इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। पहले तो आप सभी को ऐड कर लीजिए, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 85.2, और 85.2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.04, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17.4 लाख की जो राशि है वो बोनस में खर्च हुई है। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में कंपनी का कुल खर्च कितना था, ठीक है। वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना था। तो आइए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, 2011 में जितने भी खर्च हुए इन सभी को उठा करके ऐड कर देना है। तो 412 + 227 + 15 + 133.4 + 98 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 885.4 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा, 885.4 लाख। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन खर्च पर था। क्वेश्चन समझ में आया। 2012 में वेतन पर जो खर्च किया गया था वो ईंधन और परिवहन पर खर्च का कितना प्रतिशत था। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 2012 में वेतन पर कितना हुआ और ईंधन पर कितना हुआ। तो 2012 में जो वेतन पर हुआ है वो 557 है, और ईंधन और परिवहन पे हुआ है 233। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो 233 डिवाइडेड बाई 557 और इंटू कर देना है 100 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना प्रतिशत आएगा, आपका आंसर आएगा 41.83%, ठीक है। 41.83% जो होगा वो इसका आंसर करेक्ट है। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 41.8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि 8 वर्ष की अवधि में जो मूलधन था वो ब्याज के बराबर हो जाता है, यानी कि अर्जित ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो गया, ठीक है।
आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर यानी कि रेट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं इसका आर की वैल्यू। तो ब्याज जो है ये मूलधन के बराबर हो गया, इसको भी हमने मान लिया पी। और आपको समय कितना दिया है, 8 वर्ष के बराबर निकालना क्या है, रेट निकालना है। और डिवाइडेड में क्या है, तो डिवाइडेड में 100 है। पी से पी कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 को इधर भेज देंगे और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 100 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो कितना हो जाएगा, 12.5% जो है वो आर की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर या 6, 5 और 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन आपको समझ में है? छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। और लासा किसका निकालना है, तो 6, 5 और 4 का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 60, यानी कि 6, 5 और 4 का लासा क्या हो गया, तो ये हो गया 60। अब हमें क्या करना है, 60 से इसको डिवाइड करके देखना है। तो कर लेते हैं, देखिए 60 को लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, 1456, और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 60 दूनी हो गया 120। क्या डिफरेंस बच रहा है, 25 का। 6 क्या होगा, तो यहाँ पे ये उतर आएगा। 6 चौकी कितना होता है, 24 होता है। तो 60 चौकी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 240 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 16 का। बस आपको यही निकाल लेना है जो शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब देखिए 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। बस आपको यहीं पर ट्रिक हमें बतानी है, जब भी आपको बोलेगा जोड़ने को तो आपको इतना घटा देना है, और अगर घटाने को बोला होता तो जोड़ देते हैं और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो 60 में से आपको क्या करना है, 16 को घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 में से 16 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 44, और यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करिए। तो हमने मान लिया जो दो संख्याएं हैं वो हैं x और y, उनका गुणनफल क्या है, तो ये 24 के बराबर है। उनके वर्गों का योगफल यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है 52 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनका योगफल यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे x प्लस वाई की वैल्यू, हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये क्या होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 52। एक्स वाई की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 24 के बराबर दी गई है। तो 24 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, और उसी में 52 को ऐड कर देना है। तो बताइए जल्दी से, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। 48 में आपको ऐड कर देना है 52, तो आपका आ जाएगा 100 के बराबर। तो यानी कि x प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ गई 100 के बराबर। तो आपको किसका निकालना है, x प्लस वाई का निकालना है। तो हो जाएगा अंडर रूट में 100 और विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 10 के, यानी संख्याओं का जो योगफल है ये कितना आ गया, तो ये आ गया 10 के बराबर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1 बिलियन बटे में 1000 क्या होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। तो 1 बिलियन में ज़ीरो होते हैं 10 टू दी पावर 9, और उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 1000 से, यानी कि 10 टू दी पावर 3 से। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस में 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, अब 10 टू दी पावर 6 किसके बराबर होता है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, और इसको रीड कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 बिलियन को अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो वो 10 लाख के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। 44 अंडर रूट में 3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक सम बहुभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल और परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल की त्रिज्याओं के बीच में क्या अनुपात होगा। तो ये हमने बना लिया सम बहुभुज, उसका अंतः सर्कल यानी कि हो गया इन सर्कल, इसकी त्रिज्या ये हो गई। उसके बाद जो इसका परिवृत्त बनेगा, जो उसको बाहर से टच करते हुए जाएगा, उसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसकी त्रिज्या यानी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है।
तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि समबाहुभुज की भुजा क्या होगी, उसके बाद फिर सारा कुछ सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं हमें भुजा कैसे निकालना है। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया है। समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 44 √3 के बराबर। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 44 इंटू में 4 के बराबर। ठीक है, 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 44 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू में 4, और इंटू में 4 ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √11 इंटू 4 इंटू में 4। यहाँ से हम 4 की पेयरिंग करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 4 √11 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई समबाहुभुज की भुजा। अब समबाहुभुज की भुजा पता हो जाने के बाद आपको निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। बहुभुज की भुजा आ गई, अब हमें निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो हमने बना लिया एक इन सर्कल। अब यहाँ पे आपको भुजा पता हो गई, सारी भुजाएं क्या होंगी, तो सारी भुजा समान रहेगी, जो कि है 4 √11 के बराबर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अब हम पहले ये वैल्यू पूरी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने आप निकल आएगी। तो देखिए इसको मान लिए ए है, ये मान लिए बी है, ये सी है और ये डी है। आपको ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिर रहा है इस पर, इसलिए भुजा का क्या होगा, ये आधा होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 √11 के बराबर। ठीक है, पूरी की पूरी भुजा 4 √11 के बराबर है, तो आधी भुजा कितनी होगी, 2 √11 के बराबर होगी। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, और इस वैल्यू से आप लोग फाइंड आउट कर लोगे स्क्वायरिंग करके। तो आपकी जो ए डी की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 2 √33 के बराबर। ठीक है, आप लोग निकाल करके ज़रूर देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग लंब को निकाल लोगे 2 √33। यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू आ गई ए डी की। अब हम निकाल लेते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या थी, ओ डी थी, जो कि हो जाएगी 1/3 इंटू में ए डी के। ठीक है, ए डी की वैल्यू क्या आई थी, तो ये आई है 2 √33 के बराबर। तो आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 2/3 और √33। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम निकालते हैं परिवृत्त की त्रिज्या और फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये सर्कल है और परिवृत्त की त्रिज्या वो होती है जो उसको बाहर से टच करते हुए जाए। ठीक है, फिर से बना देते हैं। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या वो होती है जो उसको बाहर से टच करते हुए जाए, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाली त्रिज्या की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि ओडी की वैल्यू, ये था ओ, ये था डी। आपको ओडी की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2/3 और √33। और आपको ये वाली वैल्यू भी पता थी जो आधा था, 2 √11 के बराबर। बस आपको फिर से वही करना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और यही परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या आपकी आ जाएगी 4/3 √33। तो आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या भी आ गई और परिवृत्त की त्रिज्या भी आ गई। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आई थी, 2/3 √33। परिवृत्त की क्या आई है, 4/3 √33। 33 से 33 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2/4। इसको कैंसिल करने के तो आपका आ जाएगा 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, पर होप्स हम आपको बहुत अच्छे से समझा दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, यदि a/b बराबर 1/4 है, b/c बराबर 1/8 है और a का मान आपको 2 दिया है और आपसे पूछा है कि c का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, a/b की वैल्यू आपको दी गई है 1/4। a का मान यहाँ पे रख लीजिए जो कि है 2 के बराबर, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए। ठीक है, तो 4a = आ जाएगा b के बराबर। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4 गुणे में 2 बराबर हो गया b, यानी कि b की वैल्यू आ गई 8। बस आपको b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू तो तुरंत निकल जाएगी। b/c कितने के बराबर है, 1/8 के, तो यहाँ से 8b = आ जाएगा c के। b की वैल्यू क्या निकाली थी अभी आपने, 8 के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 8×8 = 64, यानी कि 64। ठीक है, तो आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन भी आरआरबी के एग्जाम में 4 बार आया हुआ है और चारों बार ये आया था 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको कैसे करना है। तुरंत आपका क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल रहा है इसका, बट आपको सॉल्व करके भी करना है, तो हम सॉल्व करके भी बता देते हैं।
यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या होगा। अनुपात आपको तुरंत दिख ही रहा है, 3 कोणों का अनुपात है 1:4:7, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये होगा 7, और सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो ये होगा 1, और इन्हीं दोनों का आपसे अनुपात पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7:8, यानी कि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या है, तो ये हो जाएगा 7:1, जो कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके देखिए कैसे करेंगे। 3 कोणों का अनुपात दिया है, हमने मान लिया एक कोण हो गया x, दूसरा कोण हो गया 4x, तीसरा कोण हो गया 7x। इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 के बराबर होता है। इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, कितना आएगा, 12x आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 180। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 15 बार में जाएगा, और कितना बच जाएगा, तो 180 रहेगा। ठीक है, 12 × 15 करते हैं तो 180 आता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, यानी कि यहाँ से आपकी x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 7 × x, और सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x से x ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए आपको वैल्यू निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैल्यू निकालने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7:1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट है, इसको देख लीजिए, फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का मान क्या होगा। बस इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको एलसीएम ले लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 1 + cos थीटा, और फिर दूसरे में क्या है, साइन थीटा। इसका जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर साइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है 1 + cos थीटा, और उसमें क्या है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये 1 के बराबर होता है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और क्या बचा था ऊपर, 2 cos थीटा बचा था, और नीचे एलसीएम में क्या आया था, तो ये आया था 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में था यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, तो ये है 1 + cos थीटा, इनटू में क्या है, साइन थीटा है। अब देखिए यहाँ से ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और आपका आंसर क्या बच गया, 2 में साइन थीटा, तो 2 में साइन थीटा, इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 15 क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।